नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं। एक मिनट का टाइम लीजिए। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं, जहां हम लोग 15 वर्ष के प्रश्नों का आप सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं। 15 वर्ष के प्रश्न जो थे उन पर हम चर्चा करते हुए देख रहे हैं कि कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर आपसे आयोग जो है वो प्रश्न पूछ सकता है। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लास के बारे में आपको समय पर जानकारी मिल सके। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं और हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, जिससे कि हम देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसमें हमें चर्चा करना है। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, अंडमान द्वीपों में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। आपसे पूछा गया है दैनिक तापमांतर। दैनिक तापमांतर का मतलब पूरे दिन भर में जो तापमान में अंतर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो भारत के किस क्षेत्रों में पाया जाता है? आपको उत्तर बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पे था और समय समाप्त हुआ। देखते हैं राइट आंसर क्या है। और फटाफट आप सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को शेयर कर दीजिए कि वो भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो पहला प्रश्न था आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। डी यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहां आप क्या देखते हैं दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप क्या देखते हैं कि दिन का तापमान आपको काफी ज्यादा और रातें जो है वो काफी ठंडी नजर आती हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राइट आंसर। यहाँ आपको दैनिक तापांतर में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? यानी कि तमिलनाडु में मानसून की जो वर्षा होती है वो कब होती है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। वंदना सिंह। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों सभी को पता है कि नवंबर दिसंबर जो है राइट आंसर है। और अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य में दक्षिण भारत में हम क्या देखते हैं कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण हमें वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है ना, जैसा कि मान लीजिए कि आपका भारत का दक्षिण क्षेत्र आपको नजर आएगा। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है आपका ये जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम जो भाग है, ठीक है ना, इस पे हमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें मतलब मानसून जब आता है, और ये समय कौन सा होता है? ये समय आपका जून का समय होता है, मई जून का समय होता है, जब यहाँ से मानसून आपका टकराता है। ठीक है, और लौटते हुए मानसून जिसको कि निवृत्त मानसून कहते हैं, उस समय हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उस समय हम क्या देखते हैं कि इस लौटते हुए मानसून के कारण जो है बंगाल की खाड़ी से
जो है ये जलवाष्प को अपने पास संग्रह करता है और साथ में जो है इस क्षेत्र में वर्षा कराता है, यानी कि तमिलनाडु के क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है वो दक्षिण भारत में जो है उत्तर पूर्व मानसून का रहता है, जिसके चलते आपको आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। आलोक कुमार, आलोक पांडे, फटाफट सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं समाप्त देखते राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और भारतीय मानसून का जो है वो क्या है, आपका मौसमी विस्थापन है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि 6 माह जो है आपका जो मौसम है उसमें हम क्या देखते हैं कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक दिशा में, तथा 6 माह हम क्या देखते हैं कि जो आपका ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है ना। तो हम ठंडी के दिन में देखेंगे जो मौसम मानसून है वो कैसा रहता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है वो आपके पौने चलती हैं। और गर्मी के दिन में हम क्या देखेंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है ना। और ये दो प्रकार की जो आपकी मौसमी या मानसूनी हवाओं की जो उत्पत्ति होती है, इनकी भिन्नता के कारण हम क्या देखते हैं कि काफी आपको भारत में जो है वो मतभेद देखने को मिलता है। और उसमें आपकी तापीय संकल्पना, यानी कि जिसमें मानसून की उत्पत्ति के संबंध में है, और दूसरा आपका नवीन संकल्पना जो कि मानसून की हवाओं के उत्पत्ति के संबंध में है। तो ये दो संबंध है, ठीक है, जो कि मानसून के बारे में बताया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में आपके फ्लोन महोदय ने जो है आपकी तापीय संकल्पना के बारे में बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा प्रश्न है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। और आपका समय शुरू होता है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न को ध्यान से देखिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, यानी कि जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हैं तो मानसून की अवधि घटने लगती है, ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होने लगता है। दूसरा है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो राइट है, सी जो है आपका राइट आंसर है। और दक्षिण भारत की अपेक्षा अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर भारत में मानसून की अवधि जो है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि दक्षिण भारत से ही हम क्या देखते हैं कि केरल के क्षेत्रों से, यानी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों से हम क्या देखते हैं, मानसून का प्रवेश होता है। और उत्तर भारत की तुलना में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में है, हम देखेंगे कि 15 दिन पहले से जो है वो लगभग 15 से 20 दिन पहले से मानसून आ जाता है। उत्तर भारत के क्षेत्रों के बारे में बात करें, जैसे गंगा के मैदानों के बारे में बात करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ मानसून जो है वो आपके तीसरे सप्ताह के आसपास जो है वो मानसून यहाँ प्रवेश करता है, यानी कि हम देखते हैं कि 20 तारीख के आसपास। लेकिन वहीं अगर हम केरल के तटों पे देखें तो मानसून का जो है वो जो लैंडफॉल के बारे में अगर हम बात करें, या मानसून के बारे में अगर हम बात करें, तो मानसून की जो एंट्री है वो आपके जून के पहले सप्ताह में जो है वो प्रवेश करती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जब मानसून की वापसी होती है तो मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा जो है वो उत्तर भारत से ज्यादा जल्दी जो है वो पलायन कर जाती है। और दक्षिण भारत में लौटते समय भी हमें मानसून का जो है वो ज्यादा हमें जो है
समय या ज़्यादा समय व्यतीत करने के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मानसून की अगर हम वार्षिक वृष्टि के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तर के तुलना में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में जो है वो मानसून की जो वार्षिक वृष्टि जो होती है वो ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। आपको बताना है कि इंडियन ओशियन डाइपोल के संबंध में इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है ना, इंडियन ओशियन डाइपोल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, आपको राइट आंसर बताना है। गुड इवनिंग आनंद। पहला, इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा, इंडियन ओशन डाइपोल परिघटना मॉनसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ओपन, चेक, ड्रॉप। और फटाफट अपने मित्रों के पास भी क्लास को शेयर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, कि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिले। और देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ केवल दूसरा जो आपका स्टेटमेंट है, केवल दो, वो आपका सही है। और इंडियन ओशियन डाइपोल परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है ना, एल नीनो का प्रभाव आपको मानसून पर पता ही है, इसके बारे में हमने पढ़ा ही है। तो इंडियन ओशियन डाइपोल को अगर हम बात करें तो भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कहे कभी प्रश्न आयोग पूछ ले कि एल नीनो के ही तरह भारतीय या हिंद महासागर में होने वाली एक मौसमी घटना जो भारत के मानसून को प्रभावित करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कह सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि भारतीय नीनो के नाम से जाना जा सकता है। अब कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये भारतीय नीनो या इंडियन ओशन डाइपोल क्या है, तो दोस्तों समुद्री सतह के तापमान में जो अनियमित दोलन होता है, ठीक है ना, यानी कि अनियमित जो परिवर्तन होता है, इसका परिणाम होता है कि पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान जो है वो पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्या होता है, इनमें अंतर देखने को मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि पश्चिमी हिंद महासागर का जो तापमान है वो पूर्वी जो आपका हिंद महासागर है, जैसे वहां गर्म होगा तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलता है। और यह परिघटना मानसून पर एल नीनो को असर को क्या करती है, प्रभावित कर देती है। ठीक है, रूबी रानी प्रणाम। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। ठीक है ना, दो स्थान है, एक है आपका अमृतसर और दूसरा है आपका शिमला। ठीक है ना, अगर हम इनके अक्षांश के बारे में बात करें तो ये दोनों एक ही अक्षांश पर है। ठीक है, लेकिन इनकी जलवायु में अगर हम देखेंगे तो दोनों की जलवायु में हमें क्या देखने को मिलता है, भिन्नता देखने को मिलता है। गर्मियों के दिन में आप सुनते हुए कि शिमला जा रहे हैं, क्या करने भाई, तो बहुत गर्मी है, थोड़ा सा वहाँ मौसम ठंडा है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, लोग अमृतसर के बारे में नहीं कहते हैं कि अमृतसर घूमने जा रहे हैं गर्मी में। आपको बताना है कि दोनों एक ही अक्षांश में, एक ही लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जलवायु में अंतर क्यों है। पहला, इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। दूसरा, इनकी समुद्र से दूरी। शिमला में बर्फबारी होती है, अमृतसर में प्रदूषण है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। सुभाष जायसवाल गुड इवनिंग। और फटाफट शेयर कर दीजिए सभी लोग क्लास को। और दोस्तों आज 28, धीरे धीरे समय आप लोग का कम होता जा रहा है, और इस समय आप लोग को एकदम अपने एग्जाम पे फोकस करके रहना है। तो विधानी, आलोक, आनंद, सुभाष,
लाइक भी करते रहिए क्लास को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। प्रांजल मिश्रा। तो समय समाप्त देखते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने कहा इनकी ऊंचाई में भिन्नता, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा भी है ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से, ठीक है ना, ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में चलते हैं तो हमें तापमान में विलोमता देखने को मिलती है। यानी कि ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलती है कि तापमान में जो है वो कमी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि हम क्या देखते हैं कि शिमला जो है वो आपका अमृतसर के तुलना में जो है वो अधिक ठंडा होता है। ठीक है, चल अगला प्रश्न। अच्छा, एक चीज और भी देख लें कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि अमृतसर जो है वो 31 डिग्री और 29 मिनट से लेकर 32 डिग्री 3 मिनट तक का है क्षेत्र है। और शिमला अगर हम देखें तो 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर 31, तो लगभग लगभग समान आपका अक्षांश है। ठीक है ना। और इनकी भिन्नता जो है ऊंचाई के कारण है। अमृतसर अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई अगर देखें तो 175 से 200 मीटर तक की ऊंचाई है। लेकिन समुद्र तल से अगर हम शिमला की ऊंचाई देखें तो लगभग 300 से लेकर 600 मीटर तक की ऊंचाई है। ठीक है। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे, ठीक है, क्या है, तापमान में हमें कमी देखने को मिलती। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु, उपाद्र संक्रमणीय जलवायु, उपाद्र तटीय जलवायु, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? और ये जो भी मैं प्रश्न आप लोग से करा रहा हूं, आप लोग फोकस्ड रहिए, इसमें से काफी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में, जो कि 24 अक्टूबर को होंगे। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ए जो है आपका राइट आंसर है। और भारत की जो जलवायु क्षेत्र है उसमें आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, उड़ीसा पठार, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? ऋषभ। ठीक है। पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि अरब शाखा से जो प्रभाव आपका जो मानसून आता है, इसमें कौन सा क्षेत्र है जो ज्यादा प्रभावित नहीं होता है? ए बी सी या डी। और समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, छत्तीसगढ़ बेसिन, तो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ बेसिन का जो क्षेत्र है वो मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है वो पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि अगर हम एक मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो जैसे ये आप समझ सकते हैं यहाँ कि ये मान लीजिए अगर हम भारत के नक्शे को लेते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ये मान लीजिए आपका पश्चिमी घाट या अरावली का, अगर यहाँ से एक आया तो एक टकराने के बाद इधर की तरफ हो जाता है और दूसरी शाखा जो है वो टकराने के बाद इधर की तरफ हो जाती है। ठीक है। तो ये आपका जो छत्तीसगढ़ बेसिन का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या होता है आपके इस मानसून से, है ना, सुषमा सिंह गुड इवनिंग,
इस मॉनसून से जो है वो आपका कम प्रभावित होता है। ठीक है ना। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए क्या होती है आपकी, उत्तर भारत तक चली जाता है, तथा दूसरी शाखा बिंद से पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी छत्तीसगढ़ क्षेत्र वर्षा करती है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से प्रभावित नहीं होता। अगला, निम्नलिखित स्थानों में कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, अहमदाबाद, कोची, लुधियाना या तेजपुर, ए बी सी या डी। मोहम्मद आरिफ। फटाफट शेयर भी करते रहिए। और जिस टाइप से रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट आप लोगों के लिए एक अलार्म है कि अपनी तैयारी को आप लोग और अच्छे से कीजिए और कॉन्सेप्ट वाइज कीजिए, है ना। केवल सतही तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, केवल ऊपरी तैयारी करने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। ठीक है। आपको डेप्थ में जाना होगा, आपको टॉपिक को समझना होगा। और जैसे यूपीएससी का हाल दिख रहा है, आपको आगे आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी यही हाल देखने को मिलेगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसका विषय पे अच्छा पकड़ है, जिसकी लेखनी अच्छी है, जो प्रश्न के डिमांड से लिखता है, वो अच्छा कर जाएगा, चाहे उसका मीडियम कोई भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, यानी कि कोची और तेजपुर। ठीक है ना। में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा क्योंकि यहां वर्षा अधिक होगी। कोची में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800 मिलीमीटर, लुधियाना में 730 मिलीमीटर और तेजपुर 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। कोची और तेजपुर अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। तेजपुर आपका पूर्वोत्तर भारत, कोची आपको पता ही है आपका पश्चिमी घाट का क्षेत्र। ठीक है। तो यहां आपको काफी ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी कि वेस्टलीज कहलाती हैं। हम लोगों ने कई बार इसको मैप पे समझा है ना। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहनशीलता, मॉइस्ट एयर मॉइसिस पछुआ हवाओं के भाग है। ठीक है ना। आपको बताना इसमें कौन से कथन जो है वो सही है। आपको अगर प्लस क्लास याद होगा दोस्तों, प्लस क्लास में हमने काफी डिटेल में इसको मैप के माध्यम से इसको हमने समझा था कि कैसे शीतकाल में वर्षा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हमने समझा था। और 30 डिग्री से लेकर नॉर्थ से लेकर और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच बजने वाली जो पछुआ हवा है उनके बारे में भी हमने प्लस क्लास में काफी डिटेल में इस पर चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद आ रहा हो। अभी भी कुछ दिन पहले जब भारत की जलवायु के बारे में हमने चर्चा की थी तो उस पर भी हमने इस पर बात। ऋषभ, आनंद, आरिफ, प्रीति, आलोक, सुषमा, रूबी, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट सिलेक्शन दे। एक शिक्षक के लिए उनके स्टूडेंट का सिलेक्शन से बढ़कर कुछ नहीं। एक वही पूंजी होती है एक शिक्षक के लिए जिसको वो किसी को बता सकता है कि उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, है ना। इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। केवल दूसरा यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी, ठीक है, क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहनतीया को हम पछुआ हवा कहते हैं। तो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में पछुआ पवन चलती है। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पहन कहते हैं।
पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री में देखने को मिलता है। और उसके पीछे कारण क्या है? स्थल की अनुपस्थिति। दक्षिणी गोलार्धों में हम क्या देखते हैं कि स्थल की अनुपस्थिति के होने के कारण क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्धों में जो है वो पछुआ पवन जो है वो काफी भयंकर रूप लेती है। जैसे हमने पढ़ा चालीसा, पचासा, साठा, इस नामों से हम जानते हैं पछुआ पवनों को दक्षिणी गोलार्धों में। 40 पे चालीसा, 50 पे पचासा, 60 पे साठा के नाम से। ठीक है। जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं का ही भाग है जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहां प्रभावित होती है और वर्षा करती है। इस टॉपिक पर अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन जिसके पास है, अभी जो इंडियन ज्योग्राफी का मैं क्लाइमेट सेक्शन यानी कि जलवायु सेक्शन जो पढ़ा रहा हूं उसके अंतर्गत मैंने इसके बारे में आपको बताया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपको बताया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद भी मैंने आपको बताया है कि जेट स्ट्रीम की धारा जो है वो किस प्रकार से ग्रीष्म काल में और किस प्रकार से शीत काल में प्रवाहित होती है। किस प्रकार से जेट स्ट्रीम की धारा जो है आपकी दो भागों में विभाजित हो जाती है, जो कि एक हिमालय के ऊपर और एक हिमालय के दक्षिण। और किस प्रकार से जेट स्ट्रीम की जब धारा हिमालय से ऊपर की तरफ होती है, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम की धारा होती है, तो कैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पूर्वी जेट स्ट्रीम की धाराओं के बारे में हम देखते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो एक बार आप प्लस की क्लास को देख के उस पर कॉन्सेप्ट अपना क्लियर भी कर सकते हैं, किसी को अगर दिक्कत है तो। अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आईटीसीजेड एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती है कहां? आईटीसीजेड अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अभिसरण क्षेत्र, माफ कीजिएगा, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के बारे में। सबसे पहला, ए व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, बी पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, सी ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र, और डी भूमध्य रेखा पर। आपको बताना आईटीसीजेड का निर्माण, कई बार हम लोगों ने इस पर बात की है, आईटीसीजेड पर, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के ऊपर, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के ऊपर कई बार हमने चर्चा की। आपको बताना है कहां निर्माण होता है इसका। और इस पे आपको अभी भी मैं कह दे रहा हूं, इसको आप लोग रखिएगा। 24 तारीख को जब आपका पेपर होगा या 10 तारीख को जब पेपर होगा तो आपको काफी सारे प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। समय समाप्त हो गया ना। यहां से कौन सा दक्षिणी गोलार्धों से पूर्वा पवन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसी पूर्वा ईस्टर्लीज को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड कहते हैं। याद आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध से ट्रेड विंड। अब ये जो दोनों ट्रेड विंड का अभिसरण कहां होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास जो है इसका अभिसरण होता है ना। और यहीं से अभिसरण होने के बाद ये क्या होती है, ऊपर की तरफ उठने लगती। तो ये जो क्षेत्र होता है यही आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है आपका। इस पर कई बार हमने चर्चा की है, आपको शायद याद आ रहा होगा, है ना। तो जिन्होंने कहा भूमध्य रेखा पर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसको कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो कहते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ है आपका? अक्षांशों पर, आपके भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर, ठीक है ना। निम्न दाब का क्षेत्र होता है और यही उत्तर पूर्वी। और निम्न दाब का क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि दोनों तरफ से आने वाली पवनें आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद ऊपर उठती हैं। यहाँ क्या होता है आपका? निम्न। और निम्न दाब के क्षेत्र के साथ एक चीज और भी क्या देखने को मिलता है यहाँ, कि इस क्षेत्र पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि शांत रह गए क्षेत्र, निम्न शांत डोलड्रम का भी क्षेत्र आपको देखने को यहाँ मिलेगा, है ना। तो यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने आपस में मिलते हैं और यह विसरण क्षेत्र विश्वत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है और सूर्य की आभासी गति के साथ साथ, ठीक है ना। अब एक चीज और भी मैंने आपको इस पे आपको याद होगा कि प्लस क्लास पे जब आपको पढ़ाया था तो ये भी बताया था कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का भी क्या होता है। अच्छा, एक चीज और भी इसमें याद, NITC और SITC वर्ड भी आप लोग को, साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस और
नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, उत्तरी अंतः उष्णीय अभिसरण और दक्षिणी अंतः उष्णीय अभिसरण के बारे में भी बताया था। तो मैंने क्या बताया था कि जो ITCZ है इसका खिसकाव क्या हो जाता है, जैसे ही सूर्य जो है वो जब कर्क रेखा की तरफ जाता है तो ITCZ का खिसकाव क्या होता है, उत्तर के तरफ हो जाता है। और उत्तर के तरफ जब ITCZ का खिसकाव होता है तो जो ये दक्षिणी गोलार्ध से जो पूर्वा पवन आती हैं वो क्या होती है, कोरोलिसिस बल के कारण क्या होती है, इनका जो मार्ग है, क्योंकि हम जानते हैं कोरोलिसिस बल में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, हवा अपने दाहिनी ओर मुड़ती हैं। तो यही पूर्वा पवन जो होती हैं जो कि दक्षिण गोलार्ध से आपकी कहाँ आ रही हैं, ITCZ की तरफ आती है, इनका जो है वो क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है और यही पश्चिमी पौने की तरफ, पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ती, यानी कि दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जो है वो क्या होने लगती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ क्या होने लगती हैं, बहने लगती हैं। और यही भारत में मानसून लाने के लिए क्या होती हैं, ठीक है ना, आपके लिए उत्तरदायी होती है। समझ में आ रहा है ना, इस पर हमने काफी चर्चा, काफी डिटेल में चर्चा की हुई है ना। चलिए अगला, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून, वापस यानी कि निवृत्त मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या संवहनीय वर्षा से, ठीक है ना। आपको बताना है A B C या D। बिल्कुल सुषमा, इसको काफी डिटेल में हमने पढ़ा और काफी डिटेल में इसलिए पढ़ा था क्योंकि भारत के मानसून को भी समझना था। तो एक बार हम लोगों ने जो विश्व मानसून, विश्व की जलवायु को देखा था, वर्ल्ड क्लाइमेट देखा था, तब भी इसको समझा था, और इंडियन क्लाइमेट को भी देखा तो वो भी समझा था। और इसलिए अभी मैं कह रहा हूँ जिनका प्लस का, जैसे कि एक मेरे प्यारे से स्टूडेंट हैं, उनको मैंने कहा कि प्लस का सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया तो फिर से करा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर, उन प्यारे स्टूडेंट को यही कहना चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन एक्सपायर, पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ो। हो सकता है जो आप 2 4 5 10 हज़ार 15 हज़ार बचा लो, है ना, लेकिन अगर आप कनेक्ट नहीं रहोगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो आगे चल के दिक्कत होने लगेगी, है ना। तो अभी पैसे से ज्यादा जरूरत किस चीज की है, अभी पैसे से ज्यादा जरूरत है समय की। तो समय बचाने पे ध्यान रखिए, है ना, समय बचाना, क्वालिटी एजुकेशन, कंटिन्यूटी, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है ना। तो पैसे मत बचाने के चक्कर में पड़िए, अभी किस चीज पे रहिए, अभी अच्छे कंटेंट, और सबसे बड़ी जो चीज है वो है कंटिन्यूटी की, वो बनाने पे अभी रहिए, है ना। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो अपने, हम क्या देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उड़ीसा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, A B C या D। फटाफट शेयर भी करते रहिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ। और छोटी छोटी जो मिसकॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे वो भी क्लियर हो रहे होंगे। प्रवीण गुड इवनिंग। छोटे छोटे जो कंफ्यूजन होंगे वो भी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा तमिलनाडु, वो उत्तर पूर्वी मानसून, तमिलनाडु सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो भारत में सितंबर महीने में जब मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, जब मानसून निवृत्त होने लगता है, वापस लौटने लगता है, ठीक है। और ये कंडीशन कब आती है, जब सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन होने लगता है, यानी कि सूर्य जो है मकर रेखा की तरफ जाने लगता है। तो मकर रेखा की तरफ जब जाने लगता है तो क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में अब क्या होता है कि आपका हाई प्रेशर का बेल्ट बनने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में जो है वो उल्टा संबंध है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे तापमान कम होगा प्रेशर बढ़ेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में, खासकर भारत के मैदानी क्षेत्र में या उत्तर भारत क्षेत्र में हम क्या देखेंगे कि हमें हाई प्रेशर का बेल्ट देखने को मिलता है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमें क्या देखने को मिलता है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में लो प्रेशर का बेल्ट देखने को मिलता है। और यही कारण होता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन एक इसके कारण ये भी होता है कि दक्षिणायन के कारण जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ का खिसकाव जो उत्तर में हुआ था, अब वो क्या होता है, अपने स्थान पर वापस चला जाता है ना। तो इसके चलते हमें
क्या देखने को मिलता है कि लौटते हुए मानसून के कारण हमें तमिलनाडु के क्षेत्रों में हमें काफी वर्षा देखने को मिलता है। अब ये लौटता हुआ जो मानसून होता है वो क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से जो है आर्द्रता ग्रहण करता है और तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा, तो आप नवंबर दिसंबर के समय आप क्या देखते हो, काफी ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती है ना। और भी प्रश्न है, कुछ जानकारी देते हैं, उसके बाद और प्रश्नों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, और अनअकैडमी का यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी ये चैनल है। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करना है, ठीक है। चूज गोल में जाकर आपको यूपी पीएससी जो है वो सर्च करना है। यूपी पीएससी में आप चले जाइएगा, यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में जाने के बाद आपको फॉलो कर लेना है मुझे, मेरे नाम से सर्च करके, अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करके, और एक कोड याद रखना है। कोड क्या है, ANUP10, अनूप 10 कोड याद रखिएगा। और इस कोड के माध्यम से क्या कीजिएगा, आप लोग जितनी भी फ्री क्लासेस है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है, एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपने कन्वेंस के हिसाब से कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इन्फ्लुएंसर से पढ़ने की, मल्टीपल कोरस्पॉन्डेंस कोर्सेस आप देख सकते हैं, आपका पूरा साल भर का एकेडमिक कैलेंडर आपका बन जाएगा, है ना। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस हैं, अनलिमिटेड क्विजेस आपके लिए हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे, मल्टीपल लाइव डाउट क्लिंग सेशंस है। लर्नर्स क्या कहते हैं, ये आप लोग के लिए है, काफी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनके फीडबैक हैं। एक ऑफर चल रहा है दोस्तों, वो ऑफर अभी भी है कि 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। इसके लिए जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनूप 10 का कोड आप यूज करके क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ये सेशन चल रहे हैं, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो मेंस ऑप्शनल बैच है, लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए 29 सितंबर से बैच। अच्छा, मैं चीज मैंने आपको इसके बारे में आपको बताया भी था, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है मित्र, ठीक है। हाँ, मैंने एक चीज भी बताया था, मेरा जो बैच आ रहा है वो 14 अक्टूबर से मैंने लाया है, ठीक है ना। इसके बारे में अभी से मैं जानकारी दे दूं। अच्छा, बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, खासकर इसमें अगर मैं बात करूं तो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनके कॉलेज खुल गए हैं, काफी सारे प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेज के टीचर हैं, स्कूल खुल गए हैं, है ना। अभी तक अच्छा, काफी जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब करने वाले हैं, जो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब वो ऑफिस जाने लगे हैं। तो दिक्कत क्या हो रही थी कि लाइव नहीं आ पा रहे थे, पहले लाइव सभी आ जाते थे, अब रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, और रिकॉर्डेड सेशन देखने के बाद वो क्या करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने जो ये चीज बताया था उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं कि सर आपने जो ये बताया था यहाँ थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, दिक्कत आ जा रही है, इसको समझा दीजिए। तो मैंने सोचा कि फिर क्यों ना एक काम किया जाए, अपनी क्लास का टाइम ही चेंज कर दिया जाए। मैंने क्या किया, अपनी क्लास का टाइम ही चेंज करा दिया, रात को 9 बजे करा दिया। और मुझे लगता है कि ये टाइम सही भी रहेगा, क्योंकि इस समय हम लोग स्पेशल क्लास कर रहे थे और उसमें आप लोग की उपस्थिति बन ही रहती थी। अभी रात को 9 बजे टाइम जो रहेगा वो खा पी के आप लोग फ्री भी हो जाओगे, जो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, ठीक है। तो वर्किंग जो मैन है वो भी क्या अपना सब कुछ काम उम करके पहले फ्री हो जाइए, है ना। 9 बजे का टाइम जो है सबसे सही है, तो इस पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। 7 और 6 बजे का टाइम जो है वो उतना सही नहीं है ना, क्योंकि उसमें ऑफिस से वापस आना, और ये 9 बजे का टाइम सही है, ठीक है। तो वो टाइम जो है उस पर कोशिश कीजिए कि सभी लोग जुड़े। और इन्वायरमेंट का जो सेक्शन मैंने किया था, जहाँ खत्म किया था, वहाँ से इन्वायरमेंट के सेक्शन को लेकर जो है आगे हम बढ़ेंगे, और क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जैसे चल रही थी सेम वैसे ही चलेगी, ठीक है। तो इस पे हम लोग ध्यान रखते हुए काम करेंगे, ठीक। तो अब अपनी कंडीशन मत दीजिए कि सर 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, मेरी कंडीशन पे आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, है ना, ठीक। ये इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपी पीएससी अपर, लोअर पीसीएस से, देखिए लोअर पीसीएस निकल गया, लोअर पीसीएस आरओ यारो, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जुड़कर फी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 24 महीने का फी जो है वो 13,600 है, 12 महीने का 9,350 है, 6 महीने का 7,650 है, 3 महीने का 4,250 है, और 1 महीने का 1,700 फी है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे अनूप 10, वैसे ही क्या फायदा हो जाएगा, 24 महीने की फी जो है वो 12,240, 12 महीने के 8,415, 6 महीने का 6,825, 3 महीने का 3,825, और 1 महीने का 1,530 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी ठीक है।
थोड़ा सा रात का टाइम, क्योंकि 9 से 10 साढ़े 10 तक का जो क्लास चलेगा ना, तो वो ऐसा टाइम रहेगा कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये टाइम रखा। नहीं तो 6-7 बजे के टाइम क्या होता है कि आना जाना ये वो सबका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता है, मार्केट जाना है तो यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है, जैसे कि आरिफ को चीनी लेने जाना रहता है ना। और किसी को पता चला तो 9 बजे तक आप तो फ्री हो जाओगे अपना खाना पीना और ये सब सारी चीज़ों से। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें घर बैठे बैठे बिहार और यूपी की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। जिसमें 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने की 14,620 है। ठीक है। और कोड आप यूज करोगे तो आप अनूप 10 का कोड यूज करके क्या कर सकते हो, डिस्काउंट ले सकते हो, बक्स बाउंटी। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटर के क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज बातें की जा रही हैं जो कि सही नहीं, जो कि होना नहीं चाहिए, अश्लील है, असभ्य है, धार्मिक है, जातिवाद से भरा हुआ है, या कंटेंट उस एग्जाम मतलब कुल मिला के कंटेंट बढ़ाने में कुछ गलती है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो और उस टीचर के ऊपर जो है वो अनअकैडमी एक्शन भी ले सकता हो, और आपका क्लेम जो है वो सही है तो आपको अवार्ड भी मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये स्पेशल सेशन है अनअकैडमी का, जो कि आप रात को 9 बजे मेरे साथ आज जुड़ जाइएगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की हम क्लास करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि अनूप 10 कोड का यूज करके क्या कर सकते हैं इस क्लास को। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन जो है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और जम्मू एंड कश्मीर। आनंद का प्रश्न, सर मेरे बैच की लास्ट डेट जून। अभी ये वाला आप तो मेरे साथ जुड़े ही हो आनंद, ठीक है। तो फिर से मैं जब बैच क्रिएट कर दूंगा तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा आप लोगों को, तो फिर से एनरोल हो जाइएगा। शेयर भी करते रहिए। रविंद्र यादव, सुषमा। निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? ठीक है। अधिकतम औसत वर्षा के बारे में प्रश्न पूछा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का अभी तो है नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर चले, है ना। दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है सही है, लेकिन मतलब सिक्किम जो है 2017 का जो आंकड़ा था, ठीक है, अपडेटेड एक बार देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर, नीचे स्थानों में जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? बेंगलोर और चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम, अजमेर और शिलोंग, नागपुर और कोलकाता। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अजमेर और शिलोंग जो है वो राइट आंसर है। दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, किंतु भारत का जो 2017 का जो आंकड़ा था उसमें शिलोंग जो पूर्वी आपके घासी जिले में, उसमें जो आपका वर्षा है वो काफी अधिक होता है ना। एक अगला प्रश्न है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है किस के बारे में बात की जा रही है, ये स्थान कहाँ हो सकता है? इलाहाबाद, चेन्नई,
चेरापूंजी या कोलकाता? आपको राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। चेन्नई जो है राइट आंसर। और भारतीय मौसम विज्ञान के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेल्सियस और गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वर्षा की बात करें तो 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। और यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत, अगर हम एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान का वार्षिक जो आपका परिसर वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो यही आपका राइट आंसर। अगला, आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर किससे संबंधित है? आमों की बौछार, आम के टपकने से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, यानी या आम की फसल से? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के लिए जो है, सभी के उत्तर जो है वो सही। और आम्र वर्षा जो है वो कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम के फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। और ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। और इस वर्षा से आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं। ठीक है, इससे क्या होता है, आम की फसल अच्छी होती है। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, डी आपका जो है वो राइट आंसर है। काफी सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि बिहार और बंगाल की तरफ जा रहे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप करेंगे एग्जाम में। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि आम की फसलें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, आम की मतलब जो है, जो छोटे छोटे उसके क्या कहते हैं उसको, बौरे, वो क्या होती हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है ये। ठीक है ना। अगला, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी? आपको बताना राइट आंसर क्या है। स्वाति पचौरी। दोस्तों जिन्होंने कहा लेह, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और लेह जो है वो सबसे कम 9.20 जो है वर्षा। उसके अलावा बीकानेर में 24 सेंटीमीटर के आसपास, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर के पास, चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? इसको पूर्वी हिमालय कर लीजिए। ए, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय।
मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा होती है, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसके चलते यहाँ आपको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा का अधिक के होते हुए भी भारत को प्यासी धरती का देश क्यों कहा जाता है? ठीक है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, उपयुक्त सब है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। स्वाति, सुषमा, ऋषभ, अंकित, आरिफ, प्रवीण। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी यानी कि सभी ऑप्शन सही, वो सभी के उत्तर जो है सही है। ठीक है, भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और जून से सितंबर के मध्य होती है। और मात्र 4 महीने जो है भारत में काफी ज्यादा वर्षा होती है। 8 महीने अगर हम बात करें तो भारत में जो है वर्षा नहीं होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्षा जो हमारे यहाँ वर्षा के जल का संचय या उसको प्रिजर्व करने के या उसको इकट्ठा करने के लिए जो तकनीकों की कमी है, जिसके चलते हम क्या देखते हैं कि वर्षा का जल जो है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चल जाता है। और दूसरा, हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है उसमें हम क्या देखते हैं कि तापमान अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए भारत में हमें क्या देखने को मिलता है कि वर्षा अधिक होने मतलब वर्षा होने की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और यही कारण है कि वर्षा की अधिक होते हुए भी ये धरती जो है वो काफी सूखी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? स्वलाक्षण शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। आपको बताना है राइट आंसर क्या। देखते हैं राइट आंसर क्या है। दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है सही है, वर्षा जल का संचयन जो है वो राइट आपका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 200 मिलीमीटर।
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर, या उपयोग में से कोई नहीं? रविंद्र, ऋषभ, स्वाति, सुषमा, अंकित। लाइक भी करते चलिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी करते चलिए, क्लास के लिंक्स को शेयर करते रहिए। फेसबुक, व्हाट्सअप अगर आप लिंक शेयर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, जितना ज़्यादा आप शेयर करते रहो। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 23 का बी, वो सभी के उत्तर जो है सही है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और यहाँ अधिकतर वर्षा हमें जून से सितंबर के महीने में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद में आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास पे रात को 9 बजे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो आपका सेशन है जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उस सेशन से आपको काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए जहां क्लासेस के बारे में, ठीक है, तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।